In this video, I'm solving the objective type questions of chemical bonding. Level 1. Question number 1. Page number 23 in the package. Objectives level 1. The molecule which has T-shape structure. BCl3, NH3, XCOF2, PCl3. इनमें से किसका स्ट्रक्चर टी शेप है? BCl3 में बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। NH3 में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। PCl3 भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, तो इनमें से कोई भी टी शेप का नहीं है। XCOF2 का स्ट्रक्चर टी शेप होगा। XCOF2 xenon सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन नंबर +4, xenon का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन S2P6 D0 होगा। एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर एक्साइट कर देंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल xenon के पास में 8 है, ऑक्सीजन के पास 6 है, 14 + 14 फ्लोरीन के कारण है 28/2, 14 - 3 टाइम्स ऑफ 3, 14 - 9 5। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 आएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, 1s3p and 1d ऑर्बिटल विल गेट हाइब्रिडाइज। एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पार्ट लिया है, तो xenon के पास sp3d हाइब्रिडेशन के कारण ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी, जिसमें से 2 ऑर्बिटल्स में लोन पेयर होंगे। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल ये इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में रहेंगे, ये और ये हमने रख दिया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर जाता है, तो ये 2 फ्लोरीन लग गए। एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस वाले ऑर्बिटल से वो पाई बॉन्ड बना लेगा। दिस ज्योमेट्री विल बी टी शेप ज्योमेट्री, तो आंसर विल बी सी, XCOF2। Next question. Which of the following will be trigonal planar? इनमें से किसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है? क्वेश्चन नंबर 2। PCl3 ये ज्योमेट्री पिरामिडल होती है, 1 लोन पेयर इज देयर। NH3 ये ज्योमेट्री पिरामिडल होती है, 1 लोन पेयर। ClF3 टी शेप होगी। BCl3 बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज होता है and its geometry will be trigonal planar, तो आंसर विल बी डी, BCl3 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3। द स्ट्रक्चर ऑफ IF5 कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। ऑप्शन ए, आयोडीन के आसपास 5 फ्लोरीन लगे हैं, ये एंगल 72 डिग्री का है। ऑप्शन बी, आयोडीन के आसपास 5 फ्लोरीन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लगे हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री। आयोडीन के आसपास 5 फ्लोरीन लगे हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री विथ 1 लोन पेयर। नन ऑफ दिस। IF5 में आयोडीन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर +5। आयोडीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन S2P5 D0 होगा। इट विल कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन by 2 - 3 टाइम्स ऑफ 5,
21 minus 15 will be 6. Hybridization will be sp3d2. तो ये केस 3p और 2d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, तो आयोडीन के आसपास 6 ऑर्बिटल्स आएंगे इन द ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बट एक में लोन पेयर रहेगा। 1 2 3 4 5 ये फ्लोरीन से बॉन्ड करेंगे, तो ज्योमेट्री ये हो सकती थी, मगर ये लोन पेयर इन सारे बॉन्ड्स पेयर को रिपेल करेगा। तो अकॉर्डिंग टू वीएससी पेयर थ्योरी ये चारों फ्लोरीन एक प्लेन में न रहकर प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, और हेंस ये एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा। तो दिस एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, इसलिए ज्योमेट्री नहीं होगी। बट हम ये नहीं कह सकते कि 72 होगी, बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट एंगल। तो फिलहाल इसका आंसर बेटर है नन ऑफ दिस। Question number 4. Which of the following molecule has highest dipole moment? BF3. इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, तो एक प्लेन में 3 इक्वल वेक्टर है। अमोनिया, अमोनिया का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। ये 3 डायपोल है, इन तीनों डायपोल्स का रिजल्टेंट इस वाले लोन पेयर के वेक्टर में जाकर ऐड होगा। NF3, NF3 में एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है। इन तीनों का जो रिजल्टेंट डायपोल है वो इस वाले से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर डायपोल्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। B2H6 की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल रहती है, इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का डायपोल मोमेंट 0 है, इन दोनों का नॉन जीरो है, इसका ज्यादा रहेगा। Question number 5. The pair showing similar geometries BF3, NH3, H2O, C2H2, CO2, SO2, NH3, PH3. Which pair has similar geometry? BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जबकि NH3 पिरामिडल होता है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। H2O बेंट V शेप का होता है, C2H2 लीनियर होता है, CO2 लीनियर होता है, SO2 बेंट V शेप का होता है बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर, NH3 पिरामिडल होता है, TH3 पिरामिडल होता है, दोनों में सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आंसर इज डी। इनकी ज्योमेट्री दोनों की सेम है। क्वेश्चन नंबर 6. ऑफ द 3 मॉलिक्यूल्स XCF4, SF4, SiF4, XCF4, SF4, SiF4 which have tetrahedral structure? XCF4 में xenon sp3d2 हाइब्रिडाइज रहता है विथ 2 लोन पेयर, तो इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल नहीं है। SF4 में सल्फर sp3d हाइब्रिडाइज होता है, तो दिस ज्योमेट्री सीसॉ,
SiF4 में सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो ओनली दिस विल बी टेट्राहेड्रल, तो ओनली SiF4 will be having tetrahedral geometry. तो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statement is correct for carbon monoxide? कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है, तो we can say that there is one sigma bond, one pi bond and one coordinate bond between the carbon and oxygen. Answer B is correct. कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा, एक पाई और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते थे. Question number 8. If sodium ion is larger than magnesium 2 plus ion, सोडियम आयन मैग्नीशियम 2 प्लस आयन से लार्जर है, एंड सल्फाइड आयन इज लार्जर देन क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन क्लोराइड आयन से लार्जर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर कोवेलेंट? एक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब आता है? जब कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो. तो मैग्नीशियम 2 प्लस आयन छोटा है, इस पे चार्ज भी ज्यादा है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी. और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, एनायन का साइज बड़ा होने से, चार्ज ज्यादा होने से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी. ये इसको बहुत पोलराइज करेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में ले आएगा, जबकि सोडियम आयन क्लोराइड आयन को ज्यादा पोलराइज नहीं करेगा. तो दिस बॉन्ड विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड. Question number 9. The compound in which central atom is assumed to be sp3 dehybridization, SO3, PCl5, SO2, PCl3. हाइब्रिडाइजेशन वाला फॉर्मूला निकालकर सेंट्रल एटम के सबके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे. तो SO3 में अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24/2 minus 3 times of number of atoms other than central atom and the hydrogen atom. तो 12 minus 9, 3. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. तो SO3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, PCl5 में sp3 डिहाइब्रिडेशन आएगा, SO2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, PCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा. तो यही आंसर होगा. sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन PCl5 में है. Question number 10. The compound in which carbon uses its sp3 hybridized orbital for bonding. कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में कहाँ यूज कर रहा है? फॉर्मिक एसिड, इसमें कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बना रखा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है. यूरिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रखा है. CH3C OH, यहाँ पर इस कार्बन ने चारों बॉन्ड सिग्मा बना रखे हैं. दिस कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज. ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है. CH3CHO, इसमें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है,
ऑल्दो ये sp3 है बट अंडरलाइन कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटेस्ट इन HF, NH3, CH3, NH2, H2O। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में रहेगा? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहेगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट यह नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गए। पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, प्लस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, इसलिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट ज्यादा होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल ज्यादा बनते हैं, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से ये बॉन्ड वीकर है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है बट नंबर में कम बन रहा है। ये बॉन्ड वीकर है, नंबर में ज्यादा बन रहा है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर भी है प्लस नंबर में भी ज्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट वाटर में सबसे ज्यादा होता है। हम इनके बॉइलिंग पॉइंट से इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। इन सब का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सीधे सीधे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स? फिनॉल, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप रहेगा, तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आंसर बी होगा। पैरानाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप दूर हो गया है OH से, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। इट विल अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोइथेन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। क्वेश्चन नंबर 13, among HF, CH3OH, N2O4 and CH4, which would have intermolecular hydrogen bonding? HF और CH3OH, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी, इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, इसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन नहीं है। ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। HF में इस प्रकार से होगी, CH3OH में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस प्रकार से होगी। तो आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following has bond order of 1/2
O2 1 माइनस आयन का बॉन्ड ऑर्डर हाफ आता था। अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखते थे तो O2 का जब एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते थे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं O2 के लिए, जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। जब O2 को बनाना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इससे O2 का बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ 10 माइनस 6 2 आता था। बट O2 1 माइनस आयन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा जाएगा, तब O2 1 माइनस आयन का बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ 10 माइनस 5 10 माइनस 7 3/2 आ जाएगा। तो 1/2 O2 1 माइनस आयन का बॉन्ड ऑर्डर होता है, जबकि H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता था, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता था, He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता था। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 15, पैरामैग्नेटिज्म इज नॉट शोन बाय। कौन पैरामैग्नेटिक नहीं होगा? ए O2 1 माइनस आयन, बी H2 1 प्लस आयन, सी O2 एंड डी O2 2 प्लस आयन। ये अभी हमने O2 का डायग्राम बनाया था, तो O2 तो पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा दे दिया O2 1 माइनस आयन, तो भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। O2 2 प्लस आयन, ये O2 का डायग्राम है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला और एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला, O2 2 प्लस आयन बन गया, तो इसके पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक। H2 1 प्लस आयन पैरामैग्नेटिक होता है। H2 1 प्लस आयन, हाइड्रोजन एटम, ये H2 है, H2 1 प्लस आयन में ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर भी उसके पास है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो आंसर इज डी, O2 2 प्लस आयन। Question number 16. Consider the isoelectronic species. Potassium 1 plus sulfide ion, Cl 1 minus ion, calcium 2 plus ion. इनका एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, कैल्शियम का 20 होता है। एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियर चार्ज। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जिनके पास ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन सबके पास बराबर हैं, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका शेल अंदर ज्यादा खींचेगी, उसका साइज छोटा होगा। मतलब फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द atomic or ionic size will be inversely proportional to the nuclear charge। तो कैल्शियम आयन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा क्लोराइड आयन, उससे बड़ा होगा पोटेशियम आयन, और साइज में सबसे बड़ा होगा सल्फाइड आयन। तो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच सेट हैज ऑल कलर्ड आयंस। किस सेट के पास सारे कलर्ड आयंस हैं? सेट ए में कॉपर 1 प्लस आयन, कॉपर 2 प्लस आयन, निकिल 2 प्लस आयन। सेट बी में कॉपर 2 प्लस आयन,
Fe2 प्लस आयन, कोबाल्ट 2 प्लस आयन, सेट सी में कॉपर 2 प्लस आयन, कोबाल्ट 2 प्लस आयन, स्कैंडियम 3 प्लस आयन, सेट डी में सोडियम 1 प्लस आयन, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन। फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 होता है, मतलब डी सब शेल या तो पूरी खाली पड़ी रहे या डी सब शेल पूरी भरी हो, these ions are colorless in their aqueous solution। लेकिन अगर डी सब शेल पार्शियली फील्ड रहती है तब ये कलर्ड आयंस बनाती है। तो हमें इन आयंस के कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। तो कॉपर 1 प्लस आयन, अगर हम ऑप्शन ए चेक करें कॉपर 1 प्लस आयन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता था। ये कॉपर एटम का कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ये वाला, तो कॉपर 1 प्लस आयन के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कलर्ड आयन हो जाएगा, ये कलरलेस आयन होगा। कॉपर 2 प्लस आयन में एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेते तो इसके पास में D9 कॉन्फ़िगरेशन होता, ये कलर्ड आयन होता। निकिल 2 प्लस आयन, निकिल एटॉमिक नंबर 28 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, निकिल 2 प्लस आयन में ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास D8 कॉन्फ़िगरेशन है, पार्शियली फील्ड डी सेल है इसके पास, ये भी कलर्ड आयन होगा। तो ये कलर्ड आयन होगा, ये कलर्ड आयन होगा, मगर ये कलरलेस होगा। ऐसे ही बी ऑप्शन चेक करें तो इसके पास D9 कॉन्फ़िगरेशन है। Fe2 प्लस के पास आयरन एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। Fe2 प्लस आयन में दो इलेक्ट्रॉन ही चले गए, इसके पास D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी कलर्ड आयन होगा। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, कोबाल्ट 2 प्लस आयन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास D7 कॉन्फ़िगरेशन है, पार्शियली फील्ड डी सब शेल इन तीनों के पास है, तो ये तीनों ही कलर्ड आयन है। यहाँ पर ये स्कैंडियम 3 प्लस आयन D0 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों ही कलरलेस हैं, इनके पास में पी सब शेल पूरी भरी हुई है, तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, when the following 5 anions are arranged in the order of decreasing ionic radius, the correct sequence is selenium 2 negative ion, iodide ion, bromide ion, O2 minus ion and fluoride ion। पीरियोडिक टेबल में अगर इनकी पोजीशन देखें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये कंडीशन रहती है। तो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस बढ़ता है, तो जो नीचे आएगा उसका साइज बड़ा रहेगा, लेफ्ट साइड जाने पर एटॉमिक रेडियस कम रहता है, तो फ्लोराइड आयन का एटॉमिक रेडियस कम रहेगा, उससे बड़ा रहेगा ऑक्साइड आयन। उसके बाद इधर नीचे आ गए
सेलेनियम और ब्रोमाइड में ब्रोमाइड छोटा रहेगा, सेलेनियम बड़ा रहेगा, और आयोडाइड सबसे नीचे आ रहा है तो सबसे बड़ा आयोडाइड आयन रहेगा। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 9, the stability of ions of germanium, tin and lead will be in the order कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ज्यादा स्टेबल रहती है, बट डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो लेड +2 और +4 दोनों शो करता है, बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहती है। ऊपर वाले एलिमेंट्स की +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल रहती है। तो ऑप्शन ए, germanium 2+ is more less stable than Sn2+ is Pb2+ की स्टेट डाउन द ग्रुप +2 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी इससे और ये स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी इससे। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। Germanium 4+ ion is more stable than tin 4+ ion is more stable than lead 4+ ion। डाउन द ग्रुप +2 स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये कम हो रही है, तो ये भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। टिन की +4 और +2 स्टेट में से +4 ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये भी ठीक है, मगर लेड के लिए +4 और +2 में से +2 ज्यादा स्टेबल रहती है नेट पेयर इफेक्ट के कारण। तो इसके ABCD चारों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, if Aufbau rule is not followed, potassium 19 will be placed under। अगर ऑफबाउ रूल फॉलो नहीं होता तो पोटेशियम कहाँ आता? ऑफबाउ रूल फॉलो होने के कारण N+L रूल फॉलो होता है, तो ऑफबाउ रूल अगर फॉलो होता है तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p के बाद 4s आता है, फिर 3d में जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और ये आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो ऑफबाउ रूल फॉलो होता है तो पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, इसलिए पोटेशियम पीरियोडिक टेबल में s ब्लॉक एलिमेंट बन जाता है। लेकिन अगर नो ऑफबाउ रूल मतलब ऑर्बिट सीक्वेंशियली केवल n के टर्म्स में भरते, l के टर्म्स में नहीं भरते, तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 1s2 2s2 2p6 सेकेंड शेल पूरी हो गई, उसके बाद 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन और 19th इलेक्ट्रॉन 3d में जाता, तो पोटेशियम उस केस में डी ब्लॉक एलिमेंट होता। तो आंसर होगा सी, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, N0/2 atoms of X gas are converted, X gas X पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं बाय एनर्जी E1, इसके N0/2 एटम्स, X गैस के N0/2 एटम्स E1 एनर्जी लेकर कन्वर्ट होते हैं X पॉजिटिव में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पर एटम? तो N0/2 एटम्स requires E1 amount of energy, तो 1 atom will require 2 E1 upon N0 एनर्जी, तो ये है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली N0/2 atoms of X gas
are converted to X negative by releasing energy E2 पर एटम। जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन मिलने पर उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो N0/2 एटम्स रिलीजेस एनर्जी E2, तो 1 एटम विल रिलीज एनर्जी 2E2/N0, तो ये उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। तो आंसर इज बी, 2E1/N0 आयनाइजेशन एनर्जी है और 2E2/N0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर डिफाइंड पर एटम। Question number 22. Which is our correct order of ionic mobility? Lithium, सोडियम, पोटेशियम। इनकी आयनिक मोबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? एक आयन का साइज छोटा रहता है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल इससे ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, तो ये आयन स्लो मूव करता है। किसी आयन की जो चार्ज डेंसिटी होती है, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन is directly proportional to the charge density of the ion, and that will be inversely proportional to the ionic size. लिथियम छोटा आयन है, इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में, तो मीडियम में लिथियम स्लो मूव करेगा, पोटेशियम सोडियम ज्यादा तेज मूव करेंगे। तो आयनिक मोबिलिटी का ये ऑर्डर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर इस प्रकार से सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम छोटा आयन होगा, इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इस पे वैसे भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम का साइज भी बड़ा है, चार्ज भी कम है, तो ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पर एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, साइज भी छोटा है, चार्ज डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा है, ये सबसे स्लो मूव करेगा, मगर यह दे रखा है कि ये फास्टर मूव करेगा, तो दिस इज नॉट द आंसर। इसका अपोजिट आंसर होना चाहिए जो कि सी दिया हुआ है। बड़ा आयन की चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, ये फास्टर मूव करेगा एक्वस मीडियम में, तो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। एक एलिमेंट एम है, वो एम प्लस स्टेट में जाता है, इसमें हीट लगती है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो टोटल हीट लगती 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी लगती। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलता तो जो एनर्जी लगती वो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती, और वो 150 रही होगी, क्योंकि इन दोनों का सम टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 100 है सेकंड। लेकिन ये जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड है वो इसकी कहलाएगी, ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 कहलाएगी, क्योंकि इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आंसर बी, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ m प्लस, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 है m की, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 कहलाएगी m प्लस की, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस जो है वो 150 है, करेक्ट है बी ऑप्शन। आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ m, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ m है, ये 150 है, तो बी डी आंसर होंगे, ए भी होगा। आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ m इज 100।
क्वेश्चन नंबर 24, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10। यदि हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भले 5s2 में गया है, 5s2 में लिखा है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में गया होता। तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया था, क्योंकि पहले 5s में जाता, 4s के बाद फिर आप लास्ट में ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल करते। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं इस बेसिस पर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, fluorine has the highest electronegativity among ns2 n5 group on Pauling scale, but electron affinity of fluorine is less than that of chlorine. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, हेंस किसी से इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा रहती है, बिकॉज इसका न्यूक्लियस पास पड़ता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी कम रहेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। बट फ्लोरीन के छोटे साइज में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा आके लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ठीक से एकोमोडेट नहीं हो पाता है, तो कम एनर्जी रिलीज होती है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एकोमोडेटेड है, आने वाले को वो प्रॉपरली एकोमोडेट कर लेते हैं। तो ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, मगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, वो अपने बड़े साइज के कारण प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर लेती है। तो आंसर डी इज करेक्ट। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन makes the addition of electron to fluorine less favorable in case of chlorine than in case of chlorine. तो आंसर डी करेक्ट होगा। So these are the solutions of objectives chemical bonding level 2.